हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल के अवस्थी एडू हब। आज की क्लास में हम डीसी मोटर का ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे एंड वील डिकोड हाउ टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर। लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ पढ़ चुके हैं एंड कैसे बैक ईएमएफ डीसी मोटर को सेल्फ रेगुलेटिंग बनाता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आज हम स्पीड कंट्रोल देखेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो और बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो एंड यू आर स्टडीइंग बेसिक फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दिस इज द चैनल फॉर यू। You will get each and every content, detailed analysis of all previous year questions absolutely free। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। बेल आइकन क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब मैं शॉर्ट्स डालूंगा। जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, वो मैं शॉर्ट वीडियोस 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट इस तरीके के वीडियोस के फॉर्म में डाल रहा हूं। राइट, तो लास्ट मिनट में आप वो सब क्विकली रिवाइज कर सकते हो, बट उसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। राइट, एंड वन मोर थिंग, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। अगर आप उस टेलीग्राम पर मेरे से कनेक्ट कर लेते हो तो यू कैन एक्सेस द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द नोट्स एंड वी कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड लेक्चर है डीसी मोटर का, अपार्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शनल पार्ट। सबसे पहले अगर हम डीसी मोटर के ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हम 3 तरीके के कर्व बनाते हैं। किसी भी डीसी मोटर में हम बेसिकली 3 तरीके के कर्व बनाते हैं। कौन कौन से? पहला मैं बनाता हूं टॉर्क और आर्मेचर करंट के अगेंस्ट में, दूसरा स्पीड और आर्मेचर करंट के अगेंस्ट में, और तीसरा टॉर्क और स्पीड के अगेंस्ट में। तो ध्यान से अगर मैं देखूं तो टॉर्क अगर मैं टी बोल रहा हूं, आर्मेचर करंट अगर मैं आई बोल रहा हूं, और स्पीड अगर मैं एन बोल रहा हूं, तो ये 3 पैरामीटर ही होंगे जिनके ऊपर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनेंगे। अब लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी टॉर्क डिराइव कर चुके हैं। टॉर्क के डेरिवेशन से हमें पता चल गया है दैट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए। 0.159 वाला एक्सप्रेशन आया था, बाकी सब चीज कांस्टेंट थी, आप चेक कर सकते हो। यहां पर हमने लेक्चर खत्म किया था दिस, राइट, एंड दिस एंटायर पार्ट इज अ कांस्टेंट। तो इस पूरे को मैंने प्रोपोर्शनैलिटी साइन में रख लिया है, फाई इंटू आई ए को अपना वर्किंग रूल बना लिया है। ठीक है, तो पहला वर्किंग रूल है मेरा टॉर्क फाई इंटू आई ए के प्रोपोर्शनल है, इस एक्सप्रेशन को मैं यूज करूंगा। दूसरा वर्किंग रूल है मेरा द स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन फाई। अब अभी मैं आपको मैथमेटिकली भी दिखाऊंगा कि ये कैसे हो रहा है। इन्हीं दोनों के हेल्प से मैं सारे इनफैक्ट तीनों कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाऊंगा। चलो अब देखते हैं कि कर्व कैसे ट्रेस कर सकते हैं। डीसी सीरीज मोटर के लिए कर्व अलग होंगे, शंट के लिए अलग होंगे और कंपाउंडेड के लिए अलग होंगे। तो सबसे पहले डीसी सीरीज मोटर की बात करते हैं। देखो कैसे याद रखोगे। सबसे पहला जो पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि ये मोटर है, इसका मतलब मेरा आर्मेचर करंट अंदर जा रहा होगा। अगर ये जनरेटर होता तो आर्मेचर करंट बाहर जाता। ये पहली चीज जो ध्यान रखनी है। दूसरी, ये एक डीसी सीरीज मोटर है, इसका मतलब मेरे पास एक सीरीज वाइंडिंग होगी अपार्ट फ्रॉम द आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर्मेचर रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, ये देखिए, इसके अलावा मेरे पास एक सीरीज वाइंडिंग भी होगी, एक ऐसा रेजिस्टेंस होगा जो सीरीज में जुड़ रहा होगा। तीसरी चीज जो बार बार यूज होगी दैट इज दिस एक्सप्रेशन, दिस इज द वोल्टेज एक्सप्रेशन। ये कहां से आया है एक बार फिर से बता देता हूं। यहां से यहां मैं केवीएल लगा रहा हूं, तो ईबी प्लस आई ए, अगर मैं आरईसी को भी अकाउंट में ले लूं और आर ए को आर्मेचर रेजिस्टेंस ले लूं, तो आर ए प्लस आर ई सी इज इक्वल टू वी। ये है मेरा इक्वेशन। एक चीज और मैंने पहले क्लासेस में भी बताया था, अगर ब्रश का रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है या ब्रश का ड्रॉप आपको दिया हुआ है तो वो ड्रॉप आप माइनस करते हो, वो हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल में देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर हैं जो डीसी सीरीज मोटर में होते हैं। अब जरा इनका कर्व ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम टॉर्क और आर्मेचर करंट इसके बीच में कर्व ट्रेस करते हैं। देखिए, टॉर्क फाई और आई ए के प्रोपोर्शनल होता है। राइट, अब अगर मेरी डीसी सीरीज मोटर है तो मुझे बताओ जो करंट आर्मेचर में जा रहा है वही तो फील्ड वाइंडिंग में जा रहा है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग तो
सीरीज में कनेक्टेड है और फील्ड वाइंडिंग ही तो वर्किंग फ्लक्स जनरेट करता है। तो जितना मैं आर्मेचर करंट बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा वर्किंग फ्लक्स बनेगा। अगर ऐसा है तो क्या मैं फ्लक्स को IA के प्रोपोर्शनल कर सकता हूं? अगर मैं फ्लक्स को भी IA के प्रोपोर्शनल कर दूं तो क्या मेरा टॉर्क IA स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। लेकिन यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब आपका कॉइल पूरी तरीके से मैग्नेटाइज हो जाएगा, भाई आपने आयरन के कॉइल्स ही तो यूज किए हुए सॉफ्ट आयरन के, जब ये अपनी मैक्सिमम स्टेट पर पहुंच जाएंगे, सिंपल मैग्नेटिज्म का रूल है, या मैं बोलूं कि सैचुरेशन की स्टेट पर पहुंच जाएंगे, अब तो मैं चाहे कितना भी करंट बढ़ा लूं, अब तो कोई चेंज आना नहीं है क्योंकि फ्लक्स तो ऑलरेडी मैक्सिमम है। तो अगर एक बार सैचुरेशन की स्टेट आ जाती है तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है, और अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट कांस्टेंट हो गया। अगर ये वाला पार्ट कांस्टेंट हो गया तो टॉर्क केवल IA पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब इस कर्व में दो चीजें ध्यान रखने वाली हैं। जब तक मेरा फ्लक्स कांस्टेंट नहीं हो रहा है तब तक मेरा कर्व ऐसा है, और एक बार मेरा फ्लक्स कांस्टेंट हो गया मतलब मेरा डीसी मोटर सैचुरेशन फ्लक्स अटेन कर चुका है, उसके बाद मेरा फ्लक्स केवल IA के प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, स्ट्रेट लाइन आएगी, राइट। और स्ट्रेट लाइन आने से पहले यहां पर एक पैराबोला आएगा। तो मेरा कर्व कैसा आना चाहिए? टॉर्क वर्सेस IA का कर्व देखिए, ये वो पॉइंट है जहां तक सैचुरेशन नहीं हुआ है, इस पॉइंट पर सैचुरेशन हो गया। एक बार अगर सैचुरेशन हो गया तो आप देखोगे कि आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। तो आई गेस आपको टॉर्क और IA का कर्व बिल्कुल समझ में आ गया है। इट्स वेरी 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 सिंपल, राइट। चलो अब बात करते हैं स्पीड और आर्मेचर करंट के बारे में। देखिए पहले जरा स्पीड का एक्सप्रेशन निकाल के देखते हैं कि हम स्पीड के बारे में कैसे किसी कंक्लूजन पर आए। देखिए बैक EMF का फॉर्मूला होता है phi ZNP डिवाइडेड बाई 60A, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। EB इज द बैक EMF। मोटर के लिए आपकी EB की इक्वेशन क्या है? ये रही आपकी EB की इक्वेशन। कितनी? यहां से देखिए तो EB कितना आ जाएगा? EB विल बी V माइनस IARA। तो मैं क्या करूं, अपने एक्सप्रेशन में EB की जगह V माइनस IARA कर दूं, EB की जगह V माइनस IARA कर दूं, कर सकता हूं, इज इक्वल टू PZ अपॉन 60A। ये तो हमेशा फिक्स रहेंगे, कभी चेंज नहीं होगा। आप देखिए ये टर्म तो कभी चेंज हो नहीं सकता, दिस इज अ कांस्टेंट बाई फ्लक्स पर पोल, नंबर ऑफ पोल्स। फ्लक्स पर पोल तो चेंज हो सकता है, P नंबर ऑफ पोल्स, Z A आर्मेचर कंडक्टर, पैरेलल पाथ, 60, ये सब कांस्टेंट हैं। तो मैं क्या करूं, इस पूरे कांस्टेंट को एक नाम दे दूं K। अगर मैंने इसको एक नाम दे दिया तो क्या मैं V माइनस IARA इसको लिख सकता हूं K इंटू फाइव इंटू N। तो क्या मैं स्पीड को लिख सकता हूं V माइनस IARA डिवाइडेड बाई K इंटू फाइव। एंड व्हाट इज V माइनस IARA? दिस इज बैक EMF अपॉन K इंटू फाइव। तो मेरा कंक्लूजन क्या है बेटा? कंक्लूजन है स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ EB अपॉन फाइव, राइट। स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ EB अपॉन फाइव। अब मैं ऑपरेट किस पे कर रहा हूं? मैं ऑपरेट कर रहा हूं DC सीरीज मोटर पे। अगर मैं DC सीरीज मोटर पे ऑपरेट कर रहा हूं तो क्या मेरा फ्लक्स IA के प्रोपोर्शनल नहीं होगा? क्योंकि आर्मेचर में भी वही करंट जा रहा है जो सीरीज वाइंडिंग में जा रहा है, राइट। तो आर्मेचर करंट ही फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत से बच्चे इस वाले पार्ट में न्यूमेरिकल्स, इस वाले पार्ट को सोचते हैं याद करने वाला है, सारे कर्व याद कर लेंगे, कभी नहीं याद कर पाओगे, भूल जाओगे। इसीलिए लॉजिक इंपॉर्टेंट है। तो अगर फाई IA के प्रोपोर्शनल है तो क्या N की वैल्यू में EB अपॉन IA लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। आई कैन राइट इट EB अपॉन IA, राइट। अच्छा अब अगर मैं बोल दूं कि EB की वैल्यू फिक्स है, ठीक है ना, EB की, भाई मुझे क्या चाहिए? मुझे स्पीड और आर्मेचर करंट चाहिए, मुझे स्पीड और आर्मेचर करंट चाहिए। जब किन्हीं दो क्वांटिटीज के बीच में आप ग्राफ बना रहे हो तो तीसरी क्वांटिटी तो कांस्टेंट लेनी ही पड़ेगी। अगर आपको ऐसे नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप ऐसे देखो,
ईबी को लिख दूं V माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाई आई ए। ये वाली चीज तो कांस्टेंट ही रहेगी, आर्मेचर रेजिस्टेंस चेंज हो नहीं सकता। V की वैल्यू फिक्स है, मैं स्मॉल आई ए की वैल्यू ले रहा हूं, तो एक फिक्स्ड वैल्यू से एक बहुत छोटी वैल्यू माइनस कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स N विल डायरेक्टली बी इनवर्सली बी प्रोपोर्शनल टू आई ए। ठीक, अब अगर थोड़ा सा आर्मेचर करंट होगा तो Na की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, अगर मैं आर्मेचर करंट बढ़ाऊंगा तो स्पीड कम हो जाएगी। जरा ग्राफ को ध्यान से देखिए, जब Ia की वैल्यू कम है तो बहुत ज्यादा स्पीड है, मैं जैसे जैसे Ia की वैल्यू बढ़ा रहा हूं मेरी स्पीड कम होती जा रही है। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब यहां पर मुझे एक और नई चीज पता चल रही है, अगर मैं बहुत कम Ia लूंगा, देखिए बहुत कम Ia लूंगा तो मेरी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। बहुत कम Ia का मतलब लगभग नो लोड, मैं कोई लोड ही नहीं दे रहा हूं डीसी मोटर पे, तो नो लोड कंडीशन पर डीसी मोटर की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। यही तो मैंने आपको कल समझाया था, राइट? कैसे इस स्पीड को बैक ईएमएफ बैलेंस करता है, दैट इज द स्पीड कंट्रोल। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर नो लोड पर आपकी डीसी मोटर चल रही है तो स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, वाइंडिंग डैमेज भी हो सकती है। फाइन, ठीक। अच्छा, थोड़ी देर के बाद क्या होगा? थोड़ी देर के बाद जितना फ्लक्स इंड्यूस होना चाहिए उतना फ्लक्स इंड्यूस हो चुका है। जब फ्लक्स इंड्यूस या फ्लक्स जनरेटेड कांस्टेंट हो गया, तब Ia भी थोड़ी देर बाद कांस्टेंट हो जाएगा। अगर Ia थोड़ी देर बाद कांस्टेंट हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये ग्राफ कैसा जाएगा? आपको यहां पर डिक्रीजिंग दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे जाके ये ग्राफ भी कांस्टेंट हो जाएगा, राइट? मैं आपको हर चीज समझा के बता रहा हूं, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। दोनों कर्व आपको समझ में आए, टॉर्क वर्सेस Ia एंड सेकेंड वॉज स्पीड वर्सेस Ia। अब आपको मैं टॉर्क वाली इक्वेशन के लेक्चर में बता चुका हूं या स्पीड कंट्रोल में बता चुका हूं कि टॉर्क वैसे ही चेंज होता है जैसे Ia चेंज होता है, राइट? ये कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में यूज कर चुके हैं। भाई ये एक्सप्रेशन आपने निकाला हुआ है, ये जब हमने स्पीड कंट्रोल किया था तो हमने आपको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझा रखा था। टॉर्क Ia पर डिपेंड करता है, ठीक है ना? अच्छा, धीरे धीरे जब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो Ia भी कांस्टेंट हो जाएगा, राइट? एक टाइम ऐसा आएगा जब आप जितना फ्लक्स जनरेट कर सकते थे उतना फ्लक्स आपने जनरेट कर दिया है। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे स्पीड वेरी कर रही है करंट के साथ, क्या वैसे ही वैसे टॉर्क भी वेरी नहीं करेगा करंट के साथ? तो क्या स्पीड टॉर्क और स्पीड आर्मेचर करंट, ये दोनों ग्राफ तो एक ही जैसे आने चाहिए? रीजन भी आपको मैंने समझा दिया, क्यों? क्योंकि Ia इज प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। भाई Ia को अगर आप टॉर्क से रिप्लेस कर दो तो दोनों ग्राफ एक ही जैसे होने चाहिए। ये याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है ना? सबसे अच्छा तरीका है बेटा ये याद रखने का। तो डीसी सीरीज मोटर के ये तीनों कर्व हैं। अब बात करते हैं शंट मोटर में। शंट मोटर में खास बात क्या होती है? आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में लगी होती है, ठीक है ना? अच्छा, ईएमएफ की इक्वेशन वही रहती है भाई, ये तो मोटर है, इक्वेशन तो चेंज होगी नहीं, कुछ भी हो जाए चेंज होगी नहीं। लेकिन डीसी शंट मोटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? आपका फ्लक्स कांस्टेंट रहता है। क्यों फ्लक्स कांस्टेंट है? क्योंकि भाई फ्लक्स कहां से जनरेट हो रहा है? फ्लक्स जनरेट हो रहा है शंट फील्ड वाइंडिंग से, और फील्ड वाइंडिंग किसके पैरेलल है? टर्मिनल वोल्टेज के। टर्मिनल वोल्टेज तो आप चेंज करोगे नहीं बार बार, वो कांस्टेंट रहेगा। अगर टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो इस पे जनरेट होने वाला फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा, राइट? ये मैंने यहां पर विद रीजन लिख दिया है, तो जो नोट्स बनाना चाहें वो नोट्स बना सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। फाइन, तो सबसे पहले बात करते हैं टॉर्क और आर्मेचर करंट का। देखिए ये टॉर्क का एक्सप्रेशन है। अब फ्लक्स तो कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है, तो सीधे सीधे क्लियर हो गया दैट टॉर्क की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ia। भाई अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू Ia। अगर टॉर्क प्रोपोर्शनल टू Ia है
तो आपकी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगी। इस डॉटेड ग्राफ से कंफ्यूज मत होना, वो शाफ्ट को कंसिडर करने के बाद आता है, जो फर्स्ट ईयर में आपको नहीं करना। आपके लिए केवल इतना कर्व ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, आप इतना भी बनाओगे तो चलेगा, ठीक है। टॉर्क और आर्मेचर करंट, देखिए याद रखने वाली चीज ये है, शंट मोटर में फ्लक्स आपका कांस्टेंट रहेगा, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो टॉर्क आईए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फाइन, चलो अब सेकंड बात करते हैं स्पीड और आर्मेचर करंट के बारे में। देखिए फ्लक्स को तो मैंने कांस्टेंट अज्यूम कर लिया है, अज्यूम कर क्या लिया, शंट है तो कांस्टेंट होगा ही होगा। अब आपको मालूम है दैट एन इज प्रोपोर्शनल टू ईबी बाई फाई, फाई को आपने कांस्टेंट कर दिया। अगर आपने फाई को कांस्टेंट कर दिया तो आपकी स्पीड किस पर डिपेंड कर रही है, बैक ईएमएफ पे डिपेंड कर रही है, ठीक। बट मुझे एक बात बताओ, बैक ईएमएफ भी तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है भाई, बैक ईएमएफ तो चेंज होता नहीं है, नो लोड कंडीशन पे या कम लोड पे बैक ईएमएफ भी चेंज होगा नहीं, ये कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है भाई। फ्लक्स कांस्टेंट है, इसका मतलब आईए भी लगभग कांस्टेंट हो गया, ठीक। अगर ये दोनों चीजें कांस्टेंट है तो ईबी भी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, आप आईए तो बढ़ा रहे हो लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही है, ठीक। लेकिन मान लीजिए आपने अपनी डीसी मोटर को लोडेड कर दिया, नाउ व्हाट विल हैपन। अगर आपने अपनी डीसी मोटर को लोडेड कर दिया, लोडेड करने का मतलब आपने सडनली उस पर लोड डाल दिया। अगर सडनली आपने उस पर लोड डाल दिया तो मैंने कल भी आपको समझाया था, अब आपका मशीन धीरे धीरे मूव करेगा, धीरे धीरे मूव करेगा तो कम फ्लक्स काटेगा, कम फ्लक्स काटेगा तो कम ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर कम ईएमएफ इंड्यूस होगा बेटा तो क्या आपकी स्पीड भी डिक्रीज नहीं हो जाएगी, राइट। तो स्पीड आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक कर्व में जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज यह है कि हम कर्व को दो हिस्सों में बनाते हैं। एक बार कम लोड या नो लोड के लिए हमारी स्पीड कांस्टेंट रहती है, फिर हम जैसे जैसे मशीन को लोड देते हैं हमारी स्पीड डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि मान लीजिए पहले कम लोड था या नो लोड था और मशीन 10 आरपीएम पे चल रही थी, आपने सडनली उसको लोड दे दिया, अब 10 पे तो नहीं चल सकती, स्पीड कम होगी। स्पीड कम होगी तो अब आपका आर्मेचर धीरे धीरे घूमेगा। अगर आपका आर्मेचर धीरे धीरे घूमेगा तो धीरे धीरे फ्लक्स को काटेगा। अगर ऐसा होगा तो ईएमएफ भी धीरे धीरे और कम इंड्यूस होगा, और अगर ईएमएफ कम इंड्यूस होगा तो एन इज प्रोपोर्शनल टू ईबी, एन भी डिक्रीज कर जाएगा। फाइन, अच्छा जैसे आईए वेरी करेगा टॉर्क भी वैसे ही वेरी करना है। भाई यहां पर आईए है, जिनको नहीं दिख रहा है, दिस इज आईए। जैसे आईए वेरी करेगा वैसे ही टॉर्क भी वेरी करेगा। तो क्या एन वर्सेस टॉर्क की इक्वेशन भी ऐसी नहीं आनी चाहिए भाई। और यही चीज तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, दैट टॉर्क इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईए। तो यहां पर जो आपको आईए दिख रहा है ये टॉर्क के साथ कैसे वेरी करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो एन भाई ये y माइनस एम एक्स वाली, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी वाली लाइन हो गई, या आप ऐसे समझो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ये वाली लाइन हो गई, राइट, नेगेटिव स्लोप के साथ। तो आपका लाइन ऐसा आएगा। आई होप आपको डीसी सीरीज और डीसी शंट दोनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई। अब कंपाउंड बहुत आसान है, आपने जो दो कर्व अभी याद किए हैं बस वही आपको यूज करने हैं। सबसे पहले देखो कंपाउंड मोटर में होता क्या है, क्यूमुलेटिव होता है और डिफरेंशियल होता है। क्यूमुलेटिव में क्या होता है, सीरीज का फ्लक्स मेन फ्लक्स को सपोर्ट करता है, डिफरेंशियल में अपोज करता है। तो अब जरा ध्यान से देखो, टाउ वर्सेस आईए में सीरीज का कर्व ऐसा आया था, शंट का कर्व ऑलमोस्ट स्ट्रेट आया था। तो क्यूमुलेटिव इन दोनों को सपोर्ट करेगा तो बीच में बना देना, डिफरेंशियल दोनों को अपोज करेगा तो अलग हटके बना देना। सेम गोज विद एन वर्सेस आईए। एन वर्सेस आईए में सीरीज मोटर का कर्व ऐसा आया था, ये सीरीज मोटर का है, ये कांस्टेंट वैल्यू थी, शंट फॉलिंग था। तो सीरीज और शंट इनके बीच में क्यूमुलेटिव बना देना और इससे अलग डिफरेंशियल बना देना। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है सीरीज और शंट वाले कर्व के बीच में क्यूमुलेटिव बनाना है और उसके ऑपोजिट आपको डिफरेंशियल बनाना है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है, सेम चीज यहां पर भी फॉलो होगी, ठीक। ये हो गया सीरीज, ये हो गया शंट। सीरीज और शंट के बीच में आपने क्यूमुलेटिव बना दिया, अलग हटके आपने डिफरेंशियल बना दिया। तो ये तीनों कर्व हो गए आपके कंपाउंड मोटर के लिए। फाइन, देखिए सीरीज और शंट
कंपाउंड मोटर में कोई मैथमेटिकल एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंपाउंड मोटर में तो सीरीज और शंट दोनों बाइंडिंग होती हैं। या तो सीरीज शंट का सपोर्ट करेगी या तो सीरीज शंट को अपोज करेगी। तो फर्स्ट ईयर में कोई मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं, सीधे सीधे अगर आपको याद रखना है तो मैंने ट्रिक भी बता दी है। पहले सीरीज और शंट का कर्व एक साथ बना दो, दोनों के बीच में बनाओ क्यूमुलेटिव और उसकी मिरर इमेज बना दो डिफरेंशियल। पहले दो केस में मिरर इमेज है, तीसरे में मिरर इमेज नहीं है, उससे हट के इमेज। ठीक है, तो आई गेस ये वाला पार्ट भी क्लियर है। दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। चलो अब आते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर में मैंने आपको एक्सप्रेशन अभी बताया, n इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाई के फाई। यही एक्सप्रेशन हम डिराइव करके लाए। ये देखिए, ये एक्सप्रेशन हम डिराइव करके लाए। इसी एक्सप्रेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हम डीसी मोटर की स्पीड कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, ये है मेरा एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को देख के हमें क्या पता चल रहा है, फ्लक्स चेंज कर दूं स्पीड चेंज हो जाएगी, वोल्टेज चेंज कर दूं स्पीड चेंज हो जाएगी, या आईए आर ए चेंज कर दूं। भाई आर ए क्या है, आर ए इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस। अब आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर मुझे चेंज करना है, या आप कह सकते हो दिस इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द आर्मेचर रेजिस्टेंस, तो मैं तीन काम कर सकता हूं। या तो फ्लक्स चेंज कर सकता हूं, फ्लक्स किससे रिलेटेड है, फील्ड वाइंडिंग से। आईए आर ए किससे रिलेटेड है, आर्मेचर के ड्रॉप या आर्मेचर के रेजिस्टेंस से। ये किससे रिलेटेड है, टर्मिनल वोल्टेज से। तो किसी भी डीसी मोटर की अगर स्पीड कंट्रोल करनी है तो तीन तरीके से की जा सकती है, फाई चेंज करके, रेजिस्टेंस चेंज करके, या टर्मिनल वोल्टेज चेंज करके। अब इन तीनों के बेसिस पर हम दो मेथड पढ़ते हैं, पहला आर्मेचर कंट्रोल मेथड, दूसरा फील्ड कंट्रोल मेथड, राइट। देखिए, टर्मिनल वोल्टेज और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये आर्मेचर सर्किट को ही तो फॉर्म करते हैं, चाहे सीरीज मोटर हो चाहे शंट मोटर हो। जो टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, ये आर्मेचर सर्किट का ही तो पार्ट होता है। तो अगर मैं इसमें कोई चेंज कर रहा हूं और स्पीड को कंट्रोल कर रहा हूं तो मैं उस मेथड को बोलूंगा आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। इसको आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड भी बोला जाता है, या आप जैसे चाहें वैसे बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप फ्लक्स में कोई चेंज ला रहे हो तो फील्ड कंट्रोल मेथड। ये दो तरीके हैं जिनसे हम किसी भी मशीन का, किसी भी मोटर का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। आई गेस बात बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक। चलिए अब एक एक मोटर को सेपरेटली डिस्कस करते हैं। पहले सीरीज मोटर की बात करते हैं। देखो, सीरीज मोटर में मैं क्या करता हूं, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में, सीरीज मोटर में मैं आर्मेचर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैंने आर्मेचर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया और ये रेजिस्टेंस वेरिएबल है, भाई आपको इस टैपिंग से समझ में आ रहा है ये रेजिस्टेंस वेरिएबल है। अगर रेजिस्टेंस वेरिएबल है तो इसको वेरी करके मैं आर्मेचर की करंट को कंट्रोल कर सकता हूं, और अगर मैंने आर्मेचर की करंट को कंट्रोल कर लिया तो ऑब्वियसली मैं स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूं। अभी हम एन वर्सेस आई ए का कर्व पढ़ के आए हैं, राइट। अगर मैंने आईए को चेंज कर दिया, आर्मेचर का रेजिस्टेंस चेंज करके अगर मैंने आर्मेचर का करंट चेंज कर दिया तो ऑब्वियसली आई कैन कंट्रोल दैट पार्ट, ठीक। अब डायग्राम में देखिए, ये नॉर्मल कर्व था। जब आपने सीरीज में एक रेजिस्टर लगा दिया तो क्या हो गया, करंट की वैल्यू कम हो गई। अगर करंट की वैल्यू कम हो गई तो आपकी स्पीड बढ़ गई, राइट। देखिए कैसे, ये भी समझिए, सीरीज मोटर है, एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए। अगर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो तो समझिए, n इज प्रोपोर्शनल टू ईबी अपॉन फाई। सीरीज मोटर के लिए मैंने अभी आपको बताया फाई इज प्रोपोर्शनल टू आईए। क्यों, क्योंकि जो करंट सीरीज वाइंडिंग में है वही करंट तो आर्मेचर का है। तो क्या मैं n इज प्रोपोर्शनल टू ईबी अपॉन आईए नहीं लिख सकता, राइट। अगर मैंने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो आईए कम हुआ, अगर आईए कम हुआ तो मेरी स्पीड चेंज हो गई, राइट। यही चीज मैंने लिखी हुई, बाय वेरिंग द आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस द करंट एंड द फ्लक्स बोथ आर इफेक्टेड। The voltage drop in the variable resistance reduces the applied voltage and as a result the speed is reduced. Is that very clear to all of you?
राइट, ठीक है ना। आपने सीरीज रेजिस्टर लगाकर वैल्यू को चेंज कर लिया है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा फंडा है। सारे मेथड फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बिल्कुल सिंपल है। वो तो जब आप डीसी मशीन्स पढ़ते हो थर्ड ईयर में तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हर चीज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, आपने आर्मेचर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस को लगाकर आप करंट को कंट्रोल कर सकते हो, लिखा हुआ है, और फ्लक्स को भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक। जब आप कंट्रोल करोगे करंट को तो भाई V की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई आपकी इक्वेशन तो मोटर की बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं यहां से इक्वेशन लिखूं तो कितनी आएगी, EB प्लस IA इज इक्वल टू V। अगर आप IA चेंज कर दोगे तो VB भी तो चेंज हो जाएगा, राइट, क्लियर है। आप IA चेंज करोगे भाई, IA रिड्यूस कर दोगे तो अप्लाइड वोल्टेज भी रिड्यूस हो जाएगा, स्पीड भी चेंज हो जाएगी। ध्यान रखिएगा ये चीज, फाइन। चलो, दूसरा मेथड होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड इन शंट मोटर। भाई आर्मेचर मेथड वही है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हो। एक बार सीरीज मोटर देखी, एक बार शंट मोटर देखेंगे। शंट मोटर में आपका जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के पैरेलल में, अगेन आपने आर्मेचर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। जब आपने आर्मेचर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, सेम फंडा, अगर ये नॉर्मल स्पीड थी तो रेजिस्टेंस लगाने के बाद ये स्पीड डिक्रीज हो गई। सेम ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व हम अभी पढ़ के आए, उसी का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट आते हैं हम, हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। The variation in the variable resistance does not affect the flux as the field is directly connected to the supply mains। देखिए, जब आप एक शंट मोटर की बात कर रहे हो तो आप जरा ध्यान से देखो, ये है आपकी फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, अप्लाइड वोल्टेज पर। आप जो भी चेंज कर रहे हो वो यहां पे कर रहे हो, अप्लाइड वोल्टेज में कोई चेंज नहीं कर रहे हो, राइट। इज दैट वेरी वेरी क्लियर। तो अगर आप रेजिस्टेंस को वेरी करोगे तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। जो कुछ भी चेंजेस आने हैं वो इस वाले आर्म में आएंगे, इस वाले आर्म में, इस आर्म में कोई चेंज नहीं आएगा। ये अच्छा पॉइंट है। एडवांटेजेस देख लीजिए, डिसएडवांटेजेस। क्यों आर्मेचर कंट्रोल से हम बेटर मेथड की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाओगे तो ऑब्वियसली पावर लॉस होगी, I2R लॉसेस बढ़ जाएंगे, राइट। सेकेंड, armature resistance control is restricted to keep the speed below the normal speed of the motor and increase in the speed above the normal level is not possible। क्यों पॉसिबल नहीं, बहुत सीधी सी बात है। आप रेटेड वैल्यू से ऊपर की स्पीड कभी अचीव नहीं कर पाओगे आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड से, ठीक है। जो रेटेड स्पीड है उससे कम स्पीड पर ही आपकी मोटर ऑपरेट करेगी अगर आप स्पीड कंट्रोल कर रहे हो आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड से। भाई मान लीजिए आपने आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स कर दी, मैंने कह दिया कि भाई RA प्लस RSE इज फिक्स, ठीक। अब आप मोटर का लोड भी चेंज कर रहे हो। थर्ड पॉइंट पे ध्यान से दीजिएगा, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस, आपने वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू तो फिक्स कर दी, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स थी, आपने RSE भी फिक्स कर दिया, लेकिन अगर आपकी मोटर की लोडिंग चेंज हो रही है तो अगेन उसकी स्पीड तो चेंज होती ही रहेगी। तो केवल RSE से आप स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते, लोड भी एक फैक्टर है, ठीक। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड द लास्ट वन, दिस इज यूज्ड फॉर स्मॉल मोटर्स। व्हाई स्मॉल मोटर्स? क्योंकि अगर आप ज्यादा हैवी मोटर्स में, लार्ज मोटर्स में इसको यूज करोगे तो बहुत ज्यादा पावर लॉस होगी, ठीक है ना। तो इस वजह से हम इसको स्मॉल मोटर्स में ही यूज करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं शंट मोटर की। अच्छा, शंट मोटर में हम क्या करते हैं, जैसे हमने सीरीज रेजिस्टेंस लगाया था सीरीज वाइंडिंग में, अब की बार हम फील्ड में एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। मतलब ये आपका फील्ड रेजिस्टेंस है, RF ही तो है। ये RF के सीरीज में हमने एक वैल्यू लगा दी। इससे हुआ क्या भाई, व्हाट इज ISH? ISH इज एक्चुअली योर फील्ड करंट। जब आपने सीरीज में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा दिया तो फील्ड करंट कम हो गया, राइट। अगर फील्ड करंट कम हो गया तो स्पीड बढ़ गई, फाइन।
आप बात समझ पा रहे हो? खास बात क्या है, दिस मेथड इज यूज टू गिव मोटर स्पीड अबव द नॉर्मल स्पीड और टू करेक्ट द, ऑब्वियसली आप दे सकते हो, मान लो रेटेड वैल्यू है x, आपने एक डिनोमिनेटर पे वैल्यू बढ़ा दी, आपने एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा दिया, ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी, तो फील्ड का करंट कम हो गया। ठीक है ना? ध्यान में ये चीज ध्यान रखिएगा। आपको फर्स्ट ईयर पे बेसिकली सर्किट डायग्राम पर ध्यान देना है। तो सर्किट डायग्राम में जो खास बात यह है, जब आप फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड यूज करते हो, मतलब आप स्पीड कंट्रोल कर रहे हो फील्ड वाइंडिंग्स में चेंजेस लाकर। जब कभी भी आप ऐसा करते हो शंट मोटर में, तो आप कुछ नहीं करते हो, आप सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हो। किसके? फील्ड वाइंडिंग के। वेरी सिंपल फंडा, राइट? दिस विल बी द ऑब्वियसली कर्व। आप आरसी की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो भाई, ये है RC1, ये है RC3। डायग्राम देख के आपको पता चल रहा है दैट RC1 इज ग्रेटर देन RC3, दिस इज फिक्स। अब लॉजिक क्या आ रहा है भाई, यहां पर एक बार RC1 करिए, एक बार RC2 करिए, एक बार RC3 करिए, तो जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ती जाएगी IF की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर IF की वैल्यू कम होती जाएगी तो कम फ्लक्स होगा, अगर कम फ्लक्स होगा तो ज्यादा स्पीड होगी, है ना भाई? IF किस पे डिपेंड कर रहा है? IF तो फ्लक्स पे, फाई पे डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर IF चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि N इज प्रोपोर्शनल टू EB बाई फ्लक्स। फाइन। ज्यादा रेजिस्टेंस, कम करंट, कम करंट, कम फ्लक्स, कम फ्लक्स, ज्यादा स्पीड। क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहां पर देखिए आपने अगर ये वाला रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो क्या करोगे? ये वाली करंट कम हो जाएगी, अगर ये वाली करंट कम हो जाएगी तो फ्लक्स कम हो जाएगा, अगर फ्लक्स कम हो जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। फाइन, देख रहे हो, दिस इज द इंक्रीजिंग स्पीड। ये वाली स्पीड ज्यादा है, ये स्पीड थोड़ी कम है, ये स्पीड उससे थोड़ी कम है। अगर मैं इसको NC1 बोलूं, इसको NC2 बोलूं, इसको NC3 बोलूं, तो आपको स्पीड का चेंज दिखाई दे रहा है। अब सीरीज मोटर में कैसे करते हैं? सीरीज मोटर में ऑब्वियसली भाई आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज वाइंडिंग के साथ ही तो लगी हुई है। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में आपको फ्लक्स को चेंज करके स्पीड को कंट्रोल करना है। फ्लक्स को तो तभी चेंज कर सकते हो ना जब फील्ड वाइंडिंग पे ऑपरेट करो। तो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है डाइवर्टर। डाइवर्टर में हम क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, आपको करंट आई जा रहा था, अब करंट डिवाइड हो गया, कुछ करंट यहां चला गया, कुछ करंट यहां चला गया। अगर करंट डाइवर्ट हो गया तो अब इसमें कम करंट जाएगा, अगर कम करंट जाएगा तो कम फ्लक्स बनेगा, अगर कम फ्लक्स बनेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। वही चीज जो अभी समझाया, समझ गए आप भाई? आई डिक्रीज्ड तो फाई डिक्रीज्ड, फाई डिक्रीज्ड तो एन इंक्रीज्ड। तो पहला तरीका होता है डाइवर्टर यूज करने का। एक और तरीका होता है टैप्ड फील्ड कंट्रोल। टैप्ड फील्ड कंट्रोल्स में हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करते हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करते हैं। देखिए अगर एन कम हो जाएंगे तो आप मुझे बताओ फ्लक्स कम हो जाएगा, राइट? अगर फ्लक्स कम हो जाएगा तो स्पीड, अब की बार स्पीड को अगर मैं एन लिख रहा हूं तो इसको मैं टर्न्स बोल दूं। अगर मैं टर्न्स कम कर रहा हूं भाई, कम टर्न्स मतलब कम मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस करेगा, कम फील्ड इंड्यूस होगी, राइट? तो फ्लक्स कम जनरेट होगा। फ्लक्स कम जनरेट होगा तो आप जानते हो N इज प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन फाई। ये एक्सप्रेशन बार बार यूज हो रहा है। फ्लक्स कम तो N ज्यादा। तो आप अलग अलग जगह टैप करके नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर सकते हो, उस हिसाब से फ्लक्स चेंज कर सकते हो, और फ्लक्स चेंज करने से आपकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। सेम लॉजिक है। अब यहां पर देखिए RD की वैल्यू डिक्रीजिंग है। जब आप डिक्रीजिंग मतलब RD3 इज ग्रेटर देन RD2 इज ग्रेटर देन RD1। बहुत सीधा सा बात है। अगर आप ज्यादा रेजिस्टेंस रख रहे हो तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो फ्लक्स कम होगा।
अगर फ्लक्स कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगी। ठीक सेम लॉजिक जो इससे पहले किया था। अब फील्ड कंट्रोल मेथड का खास बात क्या है, रिलेटिवली इजी है। अच्छा, शंट में छोटा वैल्यू लगाते हैं तो पावर लॉस भी कम होता है। कुछ भी हो जाए, ध्यान देने वाली बात यह है, यू कैन नॉट इंक्रीज द फ्लक्स बियॉन्ड द वैल्यू, क्योंकि एक वैल्यू के बाद सेचुरेशन आ जाएगा, सेचुरेशन के ऊपर तो आप फ्लक्स को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो इस मेथड पे भी एक लिमिट है। फाइन, वीडियो को पॉज करके दोनों पॉइंट पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा। नाउ द लास्ट मेथड इज द वोल्टेज कंट्रोल मेथड। इसमें हम अप्लाइड वोल्टेज को चेंज करते हैं। पॉपुलरली इस मेथड को वॉर्ड लेनार्ड मेथड कहते हैं। कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं, सीधे सीधे डायग्राम समझ में आ जाएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। ये वो मोटर है जिसकी हमें स्पीड कंट्रोल करनी है। इस मोटर को हम एक जनरेटर से ड्राइव कर रहे हैं। ये एक जनरेटर है, ये जनरेटर एक ऑक्सिलरी मोटर से ड्राइव हो रहा है, और ये मोटर अगेन इसको बोलेंगे एक्साइटेशन, एक एक्साइटेशन से ड्राइव हो रहा है। ये एक्साइटेशन है, ये आपकी ऑक्सिलरी मोटर है, और ये आपका जनरेटर है, और ये तीनों चीजें आपस में कपल्ड है। ये तीनों चीजें आपस में मैग्नेटिकली कपल्ड है। अब एक्साइटेशन में आप एक वेरिएबल डीसी सप्लाई दे सकते हो। यहां पर आपने एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट लगा रखा है। दिस इज अ वोल्टेज डिवाइडर कह सकते हो, पोटेंशियोमीटर। भाई आप पोटेंशियल वेरी कर रहे हो। ठीक, जब आप डीसी सप्लाई वेरी कर रहे हो, उसी हिसाब से एक्साइटेशन वेरी हो रहा है, उसी हिसाब से वो मोटर को ड्राइव कर रहा है, मोटर जनरेटर को ड्राइव कर रही है, और जनरेटर अप्लाइड वोल्टेज आपकी स्पीड कंट्रोल पर लगा रहा है। तो जब वोल्टेज कम कर दोगे तो स्पीड उस हिसाब से चेंज हो जाएगी, वोल्टेज बढ़ा दोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये सिंपल मेथड है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर। ये पूरा ही सेशन आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल है मोस्टली, तो आप वीडियो को 2x पे लगाकर आराम से देख सकते हो। शॉर्ट नोट्स बना लो, एक एक दो दो पॉइंट के, जिससे आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन। बट अगला लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, इंपॉर्टेंट मतलब मैं कोई बहुत ज्यादा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, 3 या 4 कराऊंगा, बट वो 4 ऐसे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो पूरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे। मतलब जितना कुछ आपके सेमेस्टर एग्जाम में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे टाइप में उन 4-5 क्वेश्चंस में कवर कर लूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। उसके बाद आप डीसी मोटर और डीसी जनरेटर का कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल अगर आप नए हो, एंड क्लिक द बेल आइकन। अगेन मैं बोल रहा हूं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में शॉर्ट वीडियोस में बता रहा हूं। अगर आप बेल आइकन क्लिक करोगे सब्सक्रिप्शन के बाद, तो आप अपडेट होते रहोगे कि कब मैं कौन सा वीडियो डाल रहा हूं। एग्जाम टाइम में, सेमेस्टर टाइम में सारे शॉर्ट वीडियो सेव करके एक बार में देखोगे तो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल का रिवीजन हो जाएगा। राइट, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।